ये जो व्हाइट फ्लैग है हमारे झंडे में, ये माइनॉरिटी का निशान है। माइनॉरिटी दे आर पार्ट ऑफ अस एंड वी आर रिस्पांसिबल फॉर दैम। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जिस कौम को आगे लेके गए हैं, इंडिया को आइसोलेट किया, हम रीजनल स्टेबलाइजर बन गए हैं, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गए हैं, हम दुनिया की पीस कीपिंग कर रहे हैं, दुनिया की कोई मुल्क नहीं कर सका वो हम कर रहे हैं। इसको अब हमने कैश करना। मेरा बाप कायदे आजम का जाती मुलाजिम था और वो लाशों के नीचे छुप के ये मेरी माँ को लेके आया था और सारी जिंदगी हलाल की रोजी कमाई, उसने मेहनत मजदूरी की, उसने ना खजाना लूटा ना उसने कानून तोड़े। तो मैं क्यों नहीं बात कर सकता भाई इस सिस्टम पे? मेरा मुल्क है ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। एक हक है हमारा वोट, वो भी नहीं हमें मिलता। 365वें दिन आपके हम पाकिस्तानी हैं और हमें आज के दिन अच्छा सोच रहे, तो 364 दिन जो तुम इस कौम के साथ या मुल्क के साथ कर रहे हो उसका हिसाब कोई नहीं करेगा। ये पंजाब की क़यादत जितनी भी है वो सब की सब, अब मैं अगर मुझे कहने दीजिए, मुझे जुमला ज़रा सख्त हो जाएगा, लेकिन वो इमरान खान से गद्दारी करते हुए अब शर्मा नहीं रहे। जब मैं ये कहता हूँ कि ये सारे कंप्रोमाइज हो गए तो फिर चीखें मारते हैं। ये सारे सब लोग इस सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं, बने हुए थे। इसमें अगर कोई ये समझे कि जी पंजाब में कहीं कोई बहुत बड़े मुजाहरे हो जाएंगे तो नहीं होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। देखने वालों को, सुनने वालों को, सभी को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। नाज़रीन, पाकिस्तान का 79वां यौम आज़ादी आज भी हमेशा की तरह कौमी जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क भर में सब्ज़ लाली परचमों की बहार है। शहदा और कौमी हीरोज़ को खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है, जबकि सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म, अस्करी क़यादत और सियासी रहनुमाओं की जानिब से भी कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस मौके पर वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है और अगर दुश्मन बाज नहीं आया तो उसे जवाब दिया जाएगा। लेकिन यौम आज़ादी सिर्फ जश्न, तकरीबात और नारों का नहीं, बल्कि ये अपने माजी को याद करने, हाल का जायजा लेने और मुस्तकबिल की जिम्मेदारियों का तयन करने का मौका भी है। जिस वतन के हुसूल के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, क्या हम वाकई इस वतन के साथ अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं? और क्या हम अपने हुकूक के साथ अपने फ़राइज़ को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देते हैं? यही वो सवालात हैं जो जश्न आज़ादी के इस मौके पर हर पाकिस्तानी को अपने आप से करने चाहिए और शायद यही सवालात हमें आज पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से भी जो है ना वो कनेक्ट करते हैं। अगर मैं मुल्क का दूसरा हिस्सा या यूँ कह लीजिए कि सूरत हाल का दूसरा रुख आपके सामने रखूँ तो इस वक्त एकजहती और इस्तेहकाम की हमें बेहद ज़रूरत है, क्योंकि पीटीआई ने 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। अगर मैं सियासी माहौल की बात करूं, उसके बाद सियासी मंजरनामे में एक बार फिर से हमें हलचल पैदा होती हुई नजर आ रही है, जहां पर सवाल ये उठता है कि ये एहतजाज किस सिमत जाएगा। क्या पीटीआई डी चौक का रुख करेगी, अडयाला जेल के बाहर सियासी मैदान सजाया जाएगा, या फिर हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का कोई रास्ता निकल ही आएगा? अगर एक दो हफ्तों के अंदर अंदर हुकूमत और बानी पीटीआई की मुलाकात हो जाती है तो क्या लॉन्ग मार्च का ऐलान बरकरार रहेगा या हिकमत अमली तब्दील हो जाएगी? दूसरी जानिब हुकूमत मुलाकात कराने से गुरेजा क्यों है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबकि माजी में मुलाकात के बाद सियासी बयानबाजी ना करने की यकीन दहानी का मामला भी सामने आ चुका है। इसके साथ साथ पीटीआई के अंदर मौजूद इख्तलाफात, रहनुमाओं की एक दूसरे से मुतजाद बयानात और केपी के हुकूमत के दावे भी कई सवालात को जन्म दे रहे हैं। जुमेरात को शहर शहर धरनों के ऐलान से लेकर अमली मैदान में इसकी महदूद पेशरफ तक, क्या पार्टी की सियासत सिर्फ ऐलानात तक ही महदूद होती जा रही है? सलमान अकरम राजा और मशाल यूसुफजई के दरमियान इख्तलाफात हों या शहबाज गिल और केपी की हुकूमत के दरमियान बयानबाजी, क्या ये अंदरूनी इख्तलाफात 27 अगस्त के एहतजाज पर असरअंदाज होंगे? यूं एक तरफ मुल्क यौम आज़ादी पर कौमी इत्तेहाद, जिम्मेदारी और इस्तेहकाम का पैगाम दे रहा है, तो दूसरी जानिब सियासी मैदान में एक नए एहतजाज की तैयारी हो रही है। 27 सितंबर का ऐलान क्या मुल्क का सियासी मंजरनामा चेंज कर पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल का जवाब आज जानने की कोशिश करेंगे। साराना मेरे साथ मौजूद हैं, सॉलिह जाफर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। ब्रिगेडियर साहब, आपसे आगाज करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। एक सादा सा सवाल, लेकिन ये सवाल जितना सादा है उसका जवाब मेरे ख्याल में शायद उतना ही पेचीदा हो जाएगा। ब्रिगेडियर साहब, आज जिस वतन को बहुत ज़्यादा कुर्बानियों के बाद हासिल करने के बाद जिसमें हम रहते हैं, हम जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करते हैं, आपको लगता है बहैसियत कौम, बहैसियत सियासतदान, बहैसियत बशमूल तमाम इदारों के कि सर आज हम अपने उस वतन की कदर भी कर पा रहे हैं कि जिसको हमने इतनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया था?
सबसे पहले पूरे पाकिस्तान को जश्न आज़ादी मुबारक। अल्लाह ताला पाकिस्तान को दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की भी दे। आमीन आमीन। लेकिन उसके साथ देखिए, आज हमें एक तस्दीक करनी चाहिए, हमें एक कमिटमेंट करनी चाहिए, एक प्लेज करना चाहिए कि अंदर आज के बाद कम से कम वन थिंग वी विल इंश्योर, और वो है कि कौमी यकजहती, कि कौमी यकजहती के ऊपर, कौम के ऊपर इकट्ठे रहना है। जब पाकिस्तान की बात है, देखिए पाकिस्तान है तो हम हैं। बिल्कुल। और क्योंकि आपने भी देख लिया कि किस तरीके से कायदे मोहम्मद जिन्ना ने और हमारे अल्लामा इकबाल ने, हमारे पॉलिटिकल लीडर ने किस मुश्किल हालात में, किस मुश्किल से, लेकिन बहुत सिंसेरिटी से और पर्पसफुल से उन्होंने पाकिस्तान बनाया। और यकीन करें इतने खलूस नीयत से कि वो एक कप चाय भी पीने के लिए रवादार नहीं थे सरकारी। जी। और अगर उनके एडीसी कहते थे कि हम चाय में कौन पिला दो, कहते कि ये घर से चाय नहीं पी के आते, हम दीजिए उनकी वर्ड्स। और अगर अपने मोजे को कोई एक खरीद के ले आता था तो वो कहते थे नहीं, इसके पे हमने आपको करूंगा। I mean, ये वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। और आज हमें दो चीजों के लिए एक और कमिटमेंट करनी चाहिए कि देखिए, अच्छी हुकूमत चलाने के लिए, पाकिस्तान को अच्छा बनाने के लिए 4 चीजों की जरूरत है। बिल्कुल। नंबर 1 है कि आपकी गुड गवर्नेंस होनी चाहिए एंड अक्रॉस द बोर्ड। नंबर 2, बेस्ट नंबर 1 मेरिट, नो कॉम्प्रोमाइज इन मेरिट, नो नेपोटिज्म, नो सफारिश। जो मेरिट पे डिजर्व करता है, अगर हम ये चीजों का इंश्योर करें तो कोई वजह नहीं कि हमारा मुल्क और ज्यादा तरक्की नहीं करे। नंबर 3, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, और अगर करप्शन है तो रूथलेस अकाउंटेबिलिटी। ये 4 चीजें, चारों का खान है हमारे मुल्क के अंदर। आज हमें चीज अहद करना चाहिए कि हम इसको, और साथ जो हमारे मुल्क में इस वक्त 5th जनरेशन वॉर का अटैक हुआ हुआ है, आपके सामने किस तरीके से फौज और अवाम को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। बिकॉज विश्व ने ये रियलाइज किया हुआ है कि जब तक पाकिस्तान की मुसल्लह फौज और अवाम में गठ हो रहा है, स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट है, ये नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मार के आपकी मिसाल आपके सामने, इराक की, लिबिया की, सीरिया की, आप देख लें हालात, फौज कमजोर थी, अवाम का ट्रस्ट नहीं था, वहाँ क्या हालात हुए। इसलिए ये हमें इसको नैरेटिव को डिफीट करना है। ब्रिगेडियर साहब, आप यकीन जानिए, आपने ये जो अभी चंद ममालिक का यहाँ पर हवाला दिया ना, मैं इसको सामने रख के मैं अपने नाजरीन को भी यही कहना चाहती हूँ, मेरे ख्याल से जिन लोगों को जो चीज़ मैसर नहीं ना होती, आप जाकर उनसे उसकी तकलीफ का पूछें। आप उनसे जाकर पूछें कि उनके लिए आज़ादी कितनी इंपॉर्टेंट है, हमें मिल चुकी है। देखें, आपकी अपने निज़ाम के इख्तलाफात हो सकते हैं, पर आप अपने वतन पर उंगली नहीं उठा सकते। बिल्कुल जनाब, आप देखें कि हम बाहर जाते हैं दुनिया में, सब कितनी फैसिलिटी, मॉडर्न हर चीजें, लेकिन द डे यू लैंड ऑन योर ओन कंट्री, आई थिंक यू फील सो एलिवेटेड कि आप कहते हैं अपने मुल्क में आ गए। हाँ। और दादी पूछें, कश्मीरियों से पूछें, बिल्कुल। पाकिस्तान इंडिया में जो है उनका हाल देखें। ये जो व्हाइट फ्लैग है हमारे झंडे में, ये माइनॉरिटी का निशान है, माइनॉरिटी, दे आर पार्ट ऑफ अस एंड वी आर रिस्पांसिबल फॉर दैम। तो इन चीजों को देख, उसके बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जिस कौम को आगे लेके गए हैं, इंडिया को आइसोलेट किया, हम रीजनल स्टेबलाइजर बन गए हैं, एक्सपोर्टी प्रोवाइडर बन गए हैं, हम दुनिया की पीस कीपिंग कर रहे हैं, दुनिया की कोई मुल्क नहीं कर सका वो हम कर रहे हैं। इसको अब हमने कैश करना, इसके लिए आज हमें ये सोचना चाहिए। और उसके लिए हमें एक मुनज़्ज़म कौम बनने की जरूरत है। सॉलेह जाफर साहब, मुनज़्ज़म कौम बनने की निशानियां क्या होती हैं? सर, हमें कैसे पता चलेगा कि हम मुत्तहिद और मुनज़्ज़म हो गए हैं? आज भी मैं बहुत सारे लोगों को कहते और सुनते देखती हूँ कि हम कैसे जश्न आज़ादी मनाएं, यहाँ तो ये हो रहा है। उनके सियासी इख्तलाफात भी हो सकते हैं, कश्मीर और बलूचिस्तान की सूरत हाल भी हो सकती है, लेकिन फिर भी क्या ये तमाम बातें इस बात की नफी कर देती हैं कि हम आज आज़ादी का जश्न ना मनाएं, हम उन कुर्बानियों को याद ना रखें जो हमारे आबाओ अजदाद दे चुके हैं? हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि वो लोग जो हमारी सफ़ों में मौजूद हैं और जो पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के अदारों के बारे में, पाकिस्तान की इज़्ज़त के बारे में, पाकिस्तान के इफ्तिखार के बारे में, पाकिस्तान की सरबुलंदी के बारे में बात करते हुए दुश्मन की ज़ुबान बोलते हैं, हम उनको धुतकार दें, हम उनको अपनी सफ़ों से निकाल दें, हम उनकी मज़म्मत करें, हम उनकी गुफ्तगू न सुने। हम ये दुरुस्त है कि हमारे मुआशरे के लिए कुछ मुश्किलात भी हैं, हमारे मुल्क में भी कुछ मुश्किलात हैं। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा मुझे आप बताएं जहाँ पर मुश्किलात नहीं होती, जहाँ पर तकलीफ नहीं होती, जहाँ शहरियों को
मुकम्मल तौर पर इत्मीनान होता है अपने इर्द गिर्द के माहौल पर, अपने मुल्क के निज़ाम पर, अपने मुल्क के मामलात पर। गुजारिश ये है कि ये एतराज़ात अपनी जगह, लेकिन जहाँ तक इस मुल्क का ताल्लुक है, इसके बारे में बदजुबानी करने वालों को, इसके दुश्मन की जुबान बोलने वालों को, मैं ये जुमला बहुत सख्त है, मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों की जुबान गुद्दी से खींच लेनी चाहिए। उसके लिए जो भी अरबा इस्तेमाल किया जाए वो दुरुस्त है, वो जायज़ है। अब आपने कहा कि मुनज़्ज़म कौम बनने के लिए और क्या ज़रूरी है? मुनज़्ज़म कौम बनने के लिए ज़रूरी है कि हमारे हुक्मरानों को भी ये एहसास करना चाहिए कि हमारे अवाम के मसाइल क्या हैं, उनके मसाइल को तरजीह दी जाए। और इसके अलावा मुल्क के अंदर जो लोग पाकिस्तानी बैठे हैं और मुल्क के बाहर जो बैठे हुए हैं, उन सबको पाकिस्तान, उनकी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। वो अपने मुफसदाना मकासद के लिए वो जुबान बोल रहे हैं, वो गुफ्तगू कर रहे हैं। मुझे हालिया दिनों में ऐसी बातें सुनने का मौका मिला है, उन लोगों की ज़ुबानी, उनके यूट्यूब की ज़ुबानी, सोशल मीडिया की ज़ुबानी। आप यकीन करें कि पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन भी वो गुफ्तगू नहीं करते। वो इतने बेशर्म लोग हैं कि वो जब अपनी सारी गुफ्तगू करते हैं तो आखिर पे कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। ये पाकिस्तानियों को मेरे हिसाब से गुमराह करते हैं, चीट करते हैं और गलत। इन लोगों को पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कहना चाहिए। ये वो लोग हैं जिनको जय हिंद कहना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद कहकर पाकिस्तान के लोगों को गुमराह नहीं करना। ठीक है सॉलिद साहब, आपका पॉइंट आ गया। राना साहब, साल के 365 दिन में से अगर हम 364 दिनों को, उन रोज को एक साइड पर रख दें जिसमें हम बहतान भी करते हैं, इल्जामात भी लगाते हैं, आपसे इख्तलाफात भी हमारे होते हैं और होते हैं, हम सबका जमहूरी हक भी है, हम सबका अखलाकी हक है, हमारे दीन और दुनिया, हम दोनों मामलात को साथ साथ लेकर चलना है। लेकिन सर, साल का सिर्फ एक दिन जिसे हम 14 अगस्त का दिन कहते हैं, सर आपको नहीं लगता इस दिन हमें अपने तमाम इख्तलाफात को भुलाकर एक कौम बनने की ज़रूरत है? हम अपने हुकूक की तो बात करते हैं, लेकिन हमें अपने फराइज की जानिब भी तो निशानदेही करना होगी ना राना साहब। कितने फराइज अदा करें हम? 365 दिन हम फराइज ही तो अदा कर रहे होते हैं और क्या करते हैं। ठीक, हकूक क्या है हमारे? एक हक है हमारा वोट, वो भी नहीं हमें मिलता। सही। अगर आज के दिन कोई बंदा ये कहे कि आज का दिन ही तो एहतसाब का दिन है, आज का दिन सिर्फ वो बाजे बजाने का दिन नहीं है, आज का दिन तो एहसाब का दिन है कि 364 कि हुक्मरानों के कानों पर जूं नहीं रिंगते। आपका क्या ख्याल है, उनके कानों पर बाजे ना बजाने शुरू कर दिए? मैं ये बता रहा हूँ ना कि 364 दिन आप इस मुल्क को नोचें, खसोटें, खाएं, तबाह करें, और 365वें दिन आपके हम पाकिस्तानी हैं और हमें आज के दिन अच्छा सोच रहे, तो 364 दिन जो तुम इस कौम के साथ या मुल्क के साथ कर रहे हो, उसका हिसाब कोई नहीं करेगा, उस पर कोई बात नहीं कर सकता। ठीक। मेरी सारी जिंदगी को बेसमर उसने किया, उम्र मेरी थी मगर उसको बसर उसने किया। मैं बहुत कमजोर था इस मुल्क में हिजरत के वक्त, और मुझे कमजोर तर इस मुल्क में उसने किया, तो उस पर बात नहीं हो सकती। जिसने मेरे ख्वाब छीन लिए, जिसने मेरे बाप की कुर्बानी को मलिया मेट कर दिया, जिसने मेरे बच्चों के फ्यूचर को तबाह कर दिया, अगर मैं आज के दिन बात नहीं करूंगा तो किस दिन बात करूंगा? मेरा मुल्क है ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। मेरे अजदाद का खून शामिल है इसमें। मेरा बाप कायदे आजम का जाती मुलाजिम था और वो लाशों के नीचे छुप के ये मेरी माँ को लेके आया था, और सारी जिंदगी हलाल की रोजी कमाई, उसने मेहनत मजदूरी की, उसने ना खजाना लूटा ना उसने कानून तोड़े। तो मैं क्यों नहीं बात कर सकता भाई इस सिस्टम पे? खाली योम आजादी सिर्फ 14 अगस्त के वाले दिन ग्रीन शर्ट पहनने का नाम है भाई? 364 दिन जिम्मेदारी का नाम है योम आजादी। 364 दिन एक पाकिस्तान से मोहब्बत निभाने का। 364 दिन तुसी पांदे हो सारा कुछ। 365 दिन डिमांड करो कि नहीं, इस दिन तुसी झूठ बोलने के जी हम बहुत खुशहाल कौम है। लोग भूखे मर रहे हो, उनके पास नौकरियां ना हो, उनके बच्चों के फ्यूचर तबाह हो गए हो, बिजली के बिलों वो मर रहे हो, गैस के हाथों मर रहे हो, पेट्रोल के हाथों मर रहे हो, तो फिर ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं और वो उनको हम देखें वो खुशहाल हैं। देखिए, मैं ये बात करता हूँ कि आज के दिन सिर्फ जैसे आप अपने घर में शादी होती है, खुशी मनाते हैं, सिर्फ पॉजिटिव बात करें पाकिस्तान के बारे में और दुनिया को बताएं कि हम एक कौम हैं
पाकिस्तान की तरफ अगर किसी की मैनी नजर होगी तो इस तरह हम इसी तरह खड़े होंगे जैसे 65 में थे और मार्केट के ऊपर भी थे। डेफिनेटली आई एग्री कि बहुत सी कमजोरियां हैं, लेकिन हमने तरक्की भी बहुत की है। वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हम एक न्यूक्लियर मुल्क बन गए हैं। इस वक्त हमारा दुनिया में बहुत स्टेचर हाई हो गया है। हमें अब हमारे जो लीडर्स हैं, बिल्कुल मैं अपने गेस्ट जो मोहतरम स्पीकर की बात से मुत्तफिक होता हूँ। इस वक्त जो हमारे लीडर्स आते हैं, अपने मैनिफेस्टो देते हैं, कमिटमेंट करते हैं, वो करें। हमें अपने अवाम को खुश करना है। अवाम अपने नुमाइंदे प्रोविंशियल असेंबली में और नेशनल असेंबली में क्यों चुनते हैं? वो सिर्फ इसलिए चुनते हैं कि वो आके हुकूमत बनाएं और उनके लिए काम करें। ठीक। हेल्थ में, एजुकेशन में, इकोनॉमी में, सिक्योरिटी में, लाइफ स्टोर करने में, जॉब अपॉर्चुनिटीज में, वुमेन एम्पावरमेंट में ये काम करें ताकि अवाम अपने अवाम से खुश हों। फौज की तरफ मत देखें, कोई भी नहीं देखेगा। तुर्की में आप देख लें, हुआ था ना तुर्की में, लोग टैंकों के आगे लेट गए थे। आप इतना अच्छा काम करें कि अवाम, फौज बहुत मसरूफ है। आप अभी 2 दिन पहले देखिए, इतने यंग बच्चे शहीद हो रहे हैं, ऑफिसर, कर्नल। उनकी कभी किसी ने सोचा इस मौके पर उनको याद करें। तो उनकी जो विडोज हैं 20-22 साल की, एक बच्चा, ठीक है, जो विडोज होती हैं, अब ये चीजें हमें ये और हिम्मत दिलाती हैं कि हमने और बेहतर करना। हम जब कहते हैं हम एक कौम में, देखें मैं आपको बताऊं, जो बच्चे हमारे शहीद होते हैं इस मुल्क की हिफाजत के लिए, मैं सारी जिंदगी भी बोलता रहूं ना सच, तो एक खून का उनका कतरा मुझसे अजीम है। ठीक है, उन माओ की अजमत को हम किसी तरह ट्रिब्यूट दे ही नहीं सकते जिन्होंने अपने बच्चे इस मुल्क की हिफाजत के लिए आगे कर दिए। हम वो उन पे तो हम अगर कोई उनके मुतालिक या हमारे हीरोज के लिए बुरा सोचे तो खुदा की लानत हो उसके ऊपर। ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है, क्या हमने कभी इस पे सोचे? हमारे कर्जे हमारे जीडीपी से कहीं ऊपर चले गए। ठीक है, हमारे पास कोई वे आउट नहीं है निकलने का। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इतना तरीके इंसाफ के एहतजाज की कॉल को डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, स्टे वेलकम बैक वंस अगेन। नज़रीन, 27 सितंबर 2026 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अडियाला जेल का रुख करेगी या फिर इस्लामाबाद डी चौक जाके बैठेगी, क्या होगा इसके बारे में तो फिलहाल अभी किसी को कुछ इल्म नहीं है। वो अलग बात है कि बड़ा चार्ज किया गया सुहेल अफरीदी साहब की तरफ से जब वो केपीके में उन्होंने एक जलसे का इनेकाद किया और उन्होंने जब सवाल पूछा कि आपको पता है ना कहाँ जाना है, तो लोगों ने जोश व खरोश का मुजाहरा करते हुए कहा कि हाँ हमें मालूम है, हमें इस्लामाबाद जाना है, लेकिन कैसे जाएंगे? क्या सिर्फ यही जो कारकुनान है यही लोग जाएंगे? जो पार्टी की बिखरी हुई क़यादत है, जो इख्तलाफात का शिकार है, जो एक दूसरे के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की बयानबाजी कर रही है, उसको मुत्तहिद करके ये लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? क्योंकि जब तक आपकी अपनी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं होगा आप कुछ कर नहीं सकते। सारा ना साहब, ये भी सुनने में आया था कि अगर जुमेरात को मुलाकात नहीं होती तो हर चौक डी चौक बना दिया जाएगा। क्या सुहेल अफरीदी साहब खुद बड़े बड़े बुलंदो बांग दावे करके खुद इसी जाल में फंसते चले जा रहे हैं? देखें, ये क्या अकेले सुहेल अफरीदी की जिम्मेदारी है? बाकी जो लीडरशिप है वो फौत हो गई है। जो हम ये कहते हैं कि सुहेल अफरीदी को ये करना चाहिए, तो जो पंजाब की क़यादत है पीटीआई की, वो कहाँ पे है? ठीक। सिंध की पीटीआई की क़यादत कहाँ पे है? जब मैं ये कहता हूँ कि ये सारे कंप्रोमाइज हो गए तो फिर चीखें मारते हैं ये सारे। भाई ये सब लोग इस सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं, बने हुए थे। इसमें अगर कोई ये समझे कि जी पंजाब में कहीं कोई बहुत बड़े मुजाहरे हो जाएंगे, तो नहीं होंगे। अच्छा। पंजाब और वो किसकी नाकामी होगी? वो इस जमहूरी निज़ाम की नाकामी। ठीक है। क्योंकि पंजाब में जिस तरह पुलिस के ज़रिए लोगों के अंदर खौफ मुंतकिल किया गया, जिस तरह 9 मई वालों में जिन लोगों ने हमारे हीरोज़ की तौहीन की, अल्लाह की उन पे लानत हो, और उन्हें तो चौक में खड़े होकर सज़ा मिलनी चाहिए। ये पंजाब की क़यादत जितनी भी है वो सब की सब, अब मैं अगर मुझे कहने दीजिए, मुझे जुमला ज़रा सख्त हो जाएगा, लेकिन वो इमरान खान से गद्दारी करते हुए अब शर्मा नहीं रहे। और के सिंध की क्या क़यादत हो, कोई भी क़यादत हो, तो ये अकेला सुहेल अफरीदी पे डाल देना ये कोई इंसाफ नहीं है। वो अपने तौर पे जितना कर सकता है वो अब भी कर रहे। वो जाता है, अडियाला जाता है, वहाँ उससे पंजाब पुलिस जो है मिसबिहेव करती है। एक हिस्ट्री बन रही है कि एक सूबे के इलेक्टेड 4-4.5 करोड़ के सीएम को पंजाब पुलिस किस तरह बिहेव कर रही है। ठीक है, ये एक हिस्ट्री बन रही है। ये अगर कभी दोबारा रिपीट होगी तो ये होगा कि देखें ये तो लोग ऐसे हैं और वैसे हैं। मैं एक गैर जानिबदाराना बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि मेरा ख्याल है
कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमें अपनी सियासी नफरत इस सतह पे नहीं ले जानी चाहिए कि कल को जब ये तारीख का पहिया घूमे तो हमसे ये उठाया ही ना जाए। सही है, सही है। बेहतर ये होगा कि हम ब्रिगेडियर साहब की बात मैंने जो पहले पोर्शन में उन्होंने कही कि हर चीज हम इस्टेब्लिशमेंट में डाल देते हैं, ठीक है ना। अपनी जिम्मेदारियां हम अपने गिरेबान में झांकते नहीं है। अडियाला जो है वो पंजाब हुकूमत के उसमें है, अडियाला का सुप्रिटेंडेंट पंजाब हुकूमत का मुलाजिम है। बिल्कुल ऐसे। अगर वो मिसबिहेव करता है या वहां मिसबिहेव करता है होता है तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट का कहां से कसूर आ गया? भाई पंजाब हुकूमत जिम्मेदार है, पंजाब हुकूमत के पुलिस वाले जो हैं वो रोकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमें सोचना चाहिए कि हमने जमहूरी आजादी कितनी देनी है, जितनी स्पेस आप दे रहे हैं कल हो सकता है आपको इतनी भी ना मिले। पॉइंट। ब्रिगेडियर साहब, मामला यहाँ पर क्या सिर्फ हम ये कहना दुरुस्त होगा कि जो सुहेल आफरीदी साहब हैं वही इसकी इन एहतजाजों की नाकामी के जिम्मेदार हैं, या फिर वो जो राणा साहब भी बात करें कि पंजाब की लीडरशिप, सिंध की लीडरशिप, इनकी भी कोई जिम्मेदारियां हैं, ये कब तक अपना मुंह छुपा कर बैठे रहेंगे? और दूसरा ये कि सुहेल आफरीदी साहब ने भी खदशे का इजहार किया, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे नाअहल किया जा सकता है। इस बात को मैं इसलिए थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ, बैरिस्टर अकील साहब एक जगह एक टीवी प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि सुहेल आफरीदी साहब की किसी एक तोड़ फोड़ की, किसी एहतजाज की एक ना फुटेज मौजूद है इदारों के पास, ठीक है, और ना उन्होंने कहा ये जरूरी नहीं है कि वो 9 मई के एहतजाज में मुलव्विस थे या नहीं थे, अगर इस तरह की कोई फुटेज है तो हो सकता है कि वो ना अहल हो जाए। तो फिर ये किस किस्म की मतलब इनकी स्ट्रेटेजी है हुकूमत की तरफ से भी, और दूसरी तरफ भी एक मामला है कि सामने वाला शख्स कह रहे हैं कि मुझे नाअहल किया जा सकता है। आप देखें, बात ये कि गवर्नमेंट इस वक्त जो हालात हैं और इस एनवायरमेंट्स हैं, ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट की जो सिटी गवर्नमेंट है उसकी ये रिक्वायरमेंट है, उसका इनिशिएटिव होना चाहिए कि हमने मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी करेंगे। फौजी को अपना काम करने कर लिया, आसमान पर पाकिस्तान लेके, नाउ कैश किसने करना है? फेडरल गवर्नमेंट और करेंसी गवर्नमेंट। अब आप मुझे बताइए कि व्हाट इज द इशू? अगर वो कह रहे हैं कि अपने लीडर से मिलवा दें और अगर वो कंडीशन रखते हैं जी कि आम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, नहीं बात करेंगे, उनसे कोई बॉन्ड भरवा लें, बात कर लें, इसको इस पॉलिटिकल टेम्परेचर को डिफ्यूज करें, नीचे लेकर आए। यू कांट अफोर्ड। अगर आज ये हालात, अब फिर सेकंड मुझे बताइए इस वक्त क्या पीटीआई ऑर्गेनाइज पार्टी है? नो, टोटली डिसऑर्गेनाइज्ड, डीमोरलाइज्ड, ठीक है, और उसके बाद कोई उनकी लीडरशिप नहीं है। ये जो बाहर बैठे हुए हैं, दे वांट कि पीटीआई लीडर शुड रिमेन इनसाइड और इनकी दुकान चमकती रहे। मैं लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंक, इसमें कोई एफर्ट ऐसी नहीं है कि उनको निकाला जाए। निकालेगा क्या तरीका है? आप पॉलिटिकल रिसर्चन करें, उनसे बैठ के हुकूमत से बात करें, उनको गारंटी दे दी कि हम नहीं करेंगे, और हम ये एनवायरनमेंट जो हो रही है, दे कैन ब्रिंग द पार्टी लीडर आउटसाइड, पॉसिबल है। लेकर पार्टी लीडर को चाहिए कि आराम से आने के बाद अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज करें, री मेंबरशिप करें, सिंध का चक्कर लगाएं, उसके बाद पंजाब में जाएं। करना तो वो यही चाह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब। आने वाले दिनों में स्ट्रेटेजी सुहेल आफरीदी साहब ने बताई, कुछ सहाफियों से उनकी मुलाकात हुई, राणा साहब भी उसी मुलाकात का हिस्सा थे, और शफी जान साहब की भी हमने सुनी गुफ्तगू। वो कह रहे हैं कि हम लोग ना सिर्फ क्या कहते हैं सूबों की हद तक और शहरों की हद तक रुख करेंगे लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, बल्कि हम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में भी जाएंगे, स्टूडेंट्स को भी जो है ना इसमें इन्वॉल्व करेंगे। लेकिन वो कब करेंगे? पहले कोशिश तो करें ना होल हार्टेड पीटीआई लीडर को निकालने के लिए। तो इनकी देखें, दे नो कि हाफ ऑफ देम विल गो, द डे इज आउट, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट, ठीक है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये पूरी फौज, आपके लॉयर सारे बैठे हैं, ठीक है, आप हुकूमत से मुज़ाकरात करें, उनको आप टेम्परेरी लीव दे के दें, उनको बनी गला लेकर आए, लेट्स रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि वो नई पॉलिटिकल बात करेंगे या फिर हुकूमत नफरत ही फैलाएंगे। देन जब पार्टी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, इलेक्शन का टाइम आ जाएगा। बड़ा मुख्तसर से जवाब दीजिएगा, हुकूमत मुज़ाकरात के मूड में आपको नजर आ रही है? देखिए मेरे ख्याल में इस वक्त बिल्कुल है, दे वुड लाइक इट कि जो एनवायरनमेंट हुई है, ठीक है, द ओनली थिंग इज कि पॉलिटिकल लीडरशिप को चाहिए, पीटीआई को अग्री
अग्री मुझे आगे बढ़ने दीजिए। सॉलिह जाफर साहब, ऐसे इकबाल साहब एक टीवी टॉक शो में गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इंडिया की तरफ से हमें बहुत सारे जो है ना वो खतरात लाहक है, हमारे बॉर्डर्स पर इस वक्त जो सिचुएशन है वो खासी प्रॉब्लमेटिक है, तो हम ये चाहेंगे कि मुल्क में किसी किस्म की कोई जो है ना ऐसी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज ना की जाए कि जिससे हम लोगों के लिए सिक्योरिटी को मैनेज करना थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाए। जिसके ऊपर हामिद मीर साहब ने सवाल भी किया, तो फिर आप इसके बदले में क्या करेंगे? आप पीटीआई से बात करें, आप उनके जो मुतालबात हैं उन्हें सुने, आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि मुज़ाकरात का एहतमाम किया जाएगा या फिर ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा? अगर सुहेल आफरीदी साहब पंजाब का रुख करते हैं मतलब अपनी स्ट्रीट मूवमेंट के लिए, तो क्या सुलूक किया जाएगा उनके साथ? 27 सितंबर को आने में बहुत दिन बाकी जी हैं। जी बिल्कुल। और इस दौरान बहुत कुछ होने वाला है। मैं आपको अपनी मालूमात की बुनियाद पर अर्ज करना चाहता हूँ। जी जी। और 27 सितंबर को मैं आपको ये भी इतला देना चाहता हूँ कि कोई जुलूस, कोई हंगामा, कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा, कोई जुलूस वहाँ से नहीं आएगा खैबर पख्तूनख्वा से, ना अटक तक पहुँचेगा ना अटक पार करेगा। अच्छा। क्योंकि अभी अदालतों में मामला गया हुआ है जी। मुलाकात की कोई सूरत निकल आएगी और मुज़ाकरात का कितने अमल भी फीसद दूसरी तरफ। चांसेस हैं मुलाकात हो जाने के सॉलिह जाफर साहब? गुजारिश ये है कि आप इनको, मुसीबत तो ये है कि इनके ऊपर एतमाद नहीं किया जा सकता। हुकूमत के लिए ये बहुत मुश्किल है कि इनके ऊपर एतमाद करे। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट में जब आला तरीन अदालत में जाकर ये यकीन दहानी कराएंगे तो शायद उस पर हुकूमत को ईमान लाना पड़े और इनकी मुलाकात का रास्ता खोलना पड़े। किस चीज की यकीन दहानी, क्या यकीन दहानी से क्या मुराद दूम है? कि कोई सियासी गुफ्तगू नहीं की अच्छा, जाएगी, ठीक है। कोई वहाँ से जेल में मुलाकात के बाद बाहर निकल कर कोई नया नारा नहीं दिया जाएगा, कोई हंगामे को 9 मई को रिपीट करने की बात नहीं की जाएगी, कोई ऐसे वाक़े की कोई शय नहीं दी जाएगी जिस तरह इस हफ्ते हुआ रावलपिंडी के माल रोड पर। वहाँ GHQ के करीब इनके लोगों ने आके या इनके कारकुन ने आकर वहाँ पर जो हमला किया, ठीक तो है। इस बात की यकीन दहानी करानी पड़ेगी कि वहाँ से इस तरह का कोई पैगाम असली या जाली बाहर निकल के नहीं दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, दुनिया की किसी जेल में, कम से कम पाकिस्तान की किसी जेल में किसी कैदी को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो अपने जेल से बाहर की जो सियासी हालात हैं उनके ऊपर तबसरा आराई कर सके। और यही बात याद रखें कि वो हवालाती नहीं है, वो कैदी है जिनको सजा हो चुकी है। राना साहब, आपके लिए भी एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। सवाल ये कि अभी जो बात कर रहे थे ब्रिगेडियर साहब के हुकूमत को भी, मतलब दोनों को, अपोजिशन और हुकूमत दोनों को पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लाने की जरूरत है। सर, सियासी जमातों के दरमियान तो पॉलिटिकल टेम्परेचर चले आ ही जाएगा नीचे अगर कोशिश की जाएगी। जो खुद पीटीआई ने एहतजाज करना है सर, ये आपसी रहनुमा अगर ये अपने दरमियान पॉलिटिकल टेम्परेचर को नहीं कम कर सकते सर, तो ये क्या मुत्तहिद तरीके से एक जो है ना एहतजाज को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, उसको लीड कर पाएंगे? मिशाल यूसुफजई, शहबाज गिल साहब, शफी जान साहब, सुहेल आफरीदी साहब, फिर सलमान अकरम राजा साहब, अलीमा खानम साहिबा, नाम गिनते में बैठूं तो दर्जन इकट्ठे हो जाएंगे सर। अच्छा देखें, पहले तो एक मैं आपको बात बताऊं कि अगर सियासतदानों ने अपने मसाइल हल ना किए ना, हाँ। तो इनके पास हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। अच्छा। बस इतना जुमला मैं एक बात का कह दूं आपको, इसमें बहुत सारी हिकमत की बातें। दूसरी चीज ये है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, एक पार्टी 4.5 साल से आप उसका रगड़ा लगा रहे हैं, उसकी क़यादत नाअहल करा दे दी, उनकी जो मेन स्ट्रीम क़यादत है वो जेलों में पड़ी हुई है। उसके बाद जो लोग मेन स्ट्रीम के थे वो माफिया मांग के साइड पे हो गए, जो बाकी बचे हैं वो अपने मुकदमात में छुपते फिर रहे। इसके बावजूद अगर एक पार्टी अपना वजूद बरकरार रखे हुए है और मैटर कर रही है, तो ये कोई छोटी बात है? ये कोई मतलब मामूली सी बात है कि 4.5 साल एक पार्टी को रगड़ा लगा और उसके बावजूद वो, आप उससे इतना डरते हैं कि आजाद कश्मीर के इलेक्शन से बाहर निकाल देते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से बाहर निकाल देते हैं। के बाद तो पार्टी को मजीद और मुनज़्ज़म हो जाना चाहिए जब उनकी लीडरशिप ही नहीं है। और दूसरी सुन लें, ये जो आप इख्तलाफात की बात कह रहे हैं ना, यही डेमोक्रेसी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई इख्तलाफ क्यों नहीं होता? क्योंकि किसी की जरूरत ही नहीं है कि वो अपने कायदीन के हवाले से कोई जुमला कह सके। किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो अपने कायदीन के हवाले से कोई कंट्रोवर्शियल बात कहे। वो तो शायद खाकान अब्बासी को उठा के बाहर फेंक देते, वो तो क्या कहते हैं, वो चौधरी निसार को उठा के बाहर फेंक देते। आप बात करके तो दिखाएं जरा किसी के। ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और चीज किस चीज का नाम है? इख्तिलाफ राय का। उनका इख्तिलाफ राय होता है, वो कहते, वो कोई छुपाते नहीं है।
लेकिन जहां पे ऊपर रहबर भी अपना ही है भाई, नीचे सदर भी अपने हैं, जनरल सेक्रेटरी भी अपना है, खजानची भी अपना है, ज्वाइंट सेक्रेटरी, तो वहां पे कौन से इख्तिलाफ होने? ठीक है, तो आपका पॉइंट आ गया नासिर, ब्रेक लेती हूँ, सवाल थोड़े जा रही हूँ कि राना साहब ने कहा कि यही तो डेमोक्रेसी है कि आप एक दूसरे के साथ इख्तलाफ राय रखते हैं, और कुछ जमातों में तो ये रिवाज ही नहीं है। आपके नज़दीक क्या इस इख्तलाफात को, एक दूसरे इल्ज़ाम तराशी को पार्टी जमहूरियत का नाम दिया जा सकता है? आफ्टर द ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। सोले जाफर साहब, राना साहब कह रहे थे कि कुछ जमातें तो ऐसी भी हैं कि जहां पर रहनुमा जो उनके लीडर्स हैं उनके एहतराम में जो कारकुनान हैं वो तो एक दूसरे के ऊपर कोई बात भी नहीं कर सकते, किसी को क्वेश्चन नहीं कर सकते, और वो कहते हैं कि यही तो जमहूरियत का हुस्न है कि कम से कम आप इख्तलाफ राय तो रखते हैं। तो आप इसे पार्टी जमहूरियत का नाम देते हैं? आपके नज़दीक क्या है इस किस्म के इख्तलाफ राय और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ जो हो रही हैं आपस में? सियासी जमातों का ये असूल होता है कि जो भी इख्तलाफी बात होती है वो बंद कमरे में की जाती है। जब उनके इजलास होते हैं, जब उनके लोग बड़े बैठते हैं, तो वहाँ पर इख्तलाफी बातें की जाती हैं। पब्लिक में आके नहीं बातें की जाती, पब्लिक में आके एक दूसरे पर ये गंद नहीं उछाला जाता। वो सियासी जमात नहीं है। बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ को सियासी जमात की तारीफ पे पूरा उतरने के लिए बहुत तवील अरसे की ज़रूरत है। वो सियासी जमात नहीं, वो ग्रोह है, वो एक जत्था है जिसका कोई नस्बुलैन नहीं है, एक कल्ट है जिसके पीछे वो चल रहे हैं। कोई सियासी जमात नहीं है। अगर वो सियासी जमात होती तो वो अपने इख्तलाफात यूं सरेआम आके ना उछालते कि 50 करोड़ और 50 अरब रुपए फलां खा गया है और 40 अरब रुपए फलां खा गया है। तो ये बातें, ये कोई इख्तलाफ राय नहीं है, ये बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं। फिर उसके बाद ये कहा गया कि जी आपने लोगों को टिकट दिए, वकला को अपने उनसे पैसे लेकर। बाबा, इस तरह की बातें सियासी जमातों में नहीं होती। सियासी जमातों में इख्तलाफ होता है कि जनाब आप ये पॉलिसी बना रहे हैं, इस पॉलिसी के बारे में मेरी राय ये है, और वो जो राय है वो बंद कमरों में डिस्कस की जाती है। और अगर किसी को इख्तलाफ है पार्टी की लीडरशिप से, वो पार्टी छोड़ के अलग हो जाए। जैसे आपने शाहिद खाकान अब्बासी का राना साहब ने बड़े इज्जत के साथ हवाला दिया, चौधरी निसार का हवाला दिया, भाई उनको इख्तलाफ था, वो अलग हो गए या उनको अलग कर दिया गया। ठीक ये है, सियासी जमातों का चलन। हाँ, मैं यहाँ तक आपकी बात से जरूर अग्री करती हूँ। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की, अमूमन होता भी शुक्र है ऐसे आपने है मेरी किसी बात से एग्री किया। जो दुरुस्त होगी सोले साहब उसको हमेशा इंडोर्स करूंगी और अप्रिशिएट भी करूंगी तो कि आपकी आप राय है ना अपने जी। घर के आपकी राय में जो बात दुरुस्त होगी वो आपको हक है कि आप कह सकती हैं। सोले साहब, पब्लिक ओपिनियन इसी का तो नाम है, पब्लिक ओपिनियन इसी का तो नाम है। ठीक है ना कि आप अपने घर के मसाइल को दुनिया के सामने जाके नहीं डिस्कस करते। अगर तो मामलात आप अंदर रहते हुए तरीके से मैनेज कर सकते तो कीजिए, यही तो सियासी बुर्दबारी का नाम है। और क्यों आप एक दूसरे के ऊपर एजेंसियों के एक दूसरे पर एजेंसियों का कारकर होने का इल्जाम लगाते हैं। ठीक है, खुदा का खौफ करें यार। ठीक है, अग्री। अच्छा राना साहब, यहाँ पे पॉइंट ये भी आता है कि अगर व्हाट इफ पहले मुलाकात करवा दी जाती है बानी पीटीआई से, उनकी अहले खाना की या फिर पार्टी की दीगर अहम कारकुनान की भी, आपको लगता है 27 सितंबर की कॉल ऑफ हो सकती है? पहले तो थोड़ा सा मैं जो बात चल रही है ना उसमें दो जुमले कह दूं। अच्छा। कि साले जाफर साहब से पूछें कि ये जो न्यूयॉर्क से खबर आई थी कि वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा के कॉरिडोर में दो वज़रा एक दूसरे के सामने एक दूसरे के साथ लड़ पड़े, गालियाँ शालियाँ भी दी, तो उनको साले जाफर साहब ने नहीं बताया था कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए? या जब ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि एक सिस्टम इतना करप्ट हो गया है कि मेरे अपने इलाके का ठेकेदार जो है वो पता नहीं क्या करता फिर रहा है, और फिर उसके जवाब में बहुत सारे वज़ीरों ने कहा कि तुम इस्तीफ़ा दे दो अगर तुम्हें इतनी तकलीफ़ है तो वहाँ पे भी वो उन्हें याद आया कि कमरे के अंदर बात करनी होती है। और ये जो 40 करोड़ और 50 करोड़ की बात हो रही है, तो इन्हें याद कि एक MNA आया तो उन्होंने कहा मैं अपने पूरी रजिस्ट्रियाँ ले आया हूँ जो मैं आपको देने के लिए आया हूँ, तो उसका हिसाब किसी ने आज तक पूछा कि वो कहाँ किस लिए दी गई और उसका इस्तेमाल क्या हुआ? देखें, हुकूमत के हाथ में ये सिंपल सा एक फार्मूला है, वो इस क्योस को ख़त्म करना चाहती है, मुलाकात करा दे। जब उनकी लीडरशिप ये भी कह रही है कि कोई बाहर आके सियासी बात नहीं होगी, तो फिर आप पीछे और क्या रह गया? ठीक है। वैसे तो आपको इतना कमज़ोर होना ही नहीं चाहिए कि जेल में बैठे हुए एक आदमी के एक बयान से आपकी हुकूमत कांप के रह जाए और आप डरते फिरें कि वो कोई ऐसी बात ना कहते जो हमसे संभाली ना जाए। तो फिर आप मान लें कि एक आदमी आपसे बहुत तगड़ा है, ठीक है, आप उसको एतराफ़ कर लें। दूसरी बात यह कि जो
18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत होने जा रही है ना इमरान खान की सेहत के हवाले जी, से, उसके अंदर एक रास्ता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये अंडरटेकिंग ले ले कि जी आप सियासी कोई बात नहीं करेंगे, इमरान खान सियासी कोई जुमला नहीं कहेंगे और उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाए, तो दोनों विन विन सिचुएशन में चले जाते हैं। और मेरा ख्याल है अदालतों को इस मौके पे अपना किरदार अदा करना चाहिए। ठीक है, चलें जी, पॉइंट आपका आ गया 18 अगस्त मैं को एक होने- वजाहत करना चाहता हूँ, जी, एक मिनट। प्लीज साले साहब। हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, वो डॉक्टर करेंगे। वो डॉक्टर जो उसको विजिट करेंगे, अगर डॉक्टर ये समझेंगे कि कैदी को हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है, जेल के हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है, बाहर के हॉस्पिटल में, ये वो फैसला करेंगे। मेडिकल बोर्ड ये- ऑलरेडी बना हुआ है, हाँ, इस्लामाबाद मत हाई रोको कोर्ट रखें। नहीं बनाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट से आनी है। तवक्को मत रखें कि वो इसका हुक्म देगी। मुलाकात के लिए वो जरूर को पैरामीटर बना ठीक देंगे हो गया और जस्टिस उसके लिए साहब, मैं थोड़ा आप रोक ठीक करनी कह रहे चाहिए। हैं। अब जो आपने फैसला दे दिया है, ठीक है सॉरी साहब, पॉइंट आपका आ गया। डेफिनेटली ये अदालतों ने ही फैसला करना है और ये अदालती अमल है, इसके ऊपर जजेस साहिबान ही बेहतर राय दे सकते हैं। वो तो अब 18 अगस्त की तारीख बताएगी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो आने वाली अब कॉल है उसकी सिमत क्या होगी, उसका तयन कैसे किया जाएगा। प्रोग्राम का वक्त बहरहाल ख़त्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।